नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आरबी उपाध्याय और आज हम बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और केरल। केरल एक महत्वपूर्ण राज्य है और लोकसभा की 20 सीटें केरल से आती हैं और 2019 का रिजल्ट अगर हम देखें तो 2019 में सबरीमाला आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव केरल में था और बीजेपी ने भरसक आंदोलन को सपोर्ट किया। वहीं हम देखेंगे कि जो विजयन सरकार थी उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने का कार्य किया। बीजेपी अच्छी संभावनाएं 2019 में केरल में देख रही थी। सबरीमाला आंदोलन अपने पीक पर था, लेकिन जब रिजल्ट आया कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था, कांग्रेस गठबंधन को 19 सीटें मिली। 20 में से 19 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिलना मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी जीत 2019 में देखी गई। अब 2024 में चुनाव होने हैं। 2019 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। राहुल गांधी वायनाड से इलेक्शन लड़ने का जो घोषणा की, उससे कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल केरल में देखने को मिला और बीजेपी की जो उम्मीदें थीं वो सब धराशायी हो गई थी। कांग्रेस को अच्छी जीत मिली थी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा केरल में जब प्रवेश करती है, अपार जनसमूह भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में राजीव और से लेकर आज तक कांग्रेस जैसे जैसे आगे बढ़ी और भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही केरल पहुंची, राहुल गांधी के साथ जो अपार जनसैलाब जनसमूह उमड़ा, विजुअल्स दिखा रहे थे, मैं देख रहा था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल नगारों की थाप पर जो उत्साह था देखने लायक था। ऐसे में जैसे जैसे कांग्रेस की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो थिंक टैंक है वो भी सोच रहा है क्या करना है, क्या होना चाहिए। प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। क्या होगा 2024 में, ये सबके जहन में चल रहा है और सभी अपने कील कांटे दुरुस्त करते हुए, संगठन को मजबूत करते हुए जनता से संवाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी भूमिका की तलाश कहीं ना कहीं इन राज्यों में, केरल जैसे राज्यों में कर रही है और बीजेपी का जो प्लान है वो ये है कि जहां वो पीक पर है, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या दूसरे राज्यों की हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात करूं, तो बीजेपी का जो आंकलन है कि अगर यहां कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई केरल जैसे राज्यों से या बंगाल से बहुत सारी उम्मीदें बीजेपी को हैं और होनी भी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल
लोकसभा के इलेक्शन में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहता। जिस तरह की उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस सड़क पर उतरेगी, राहुल गांधी पैदल यात्रा करेंगे, वो हो रहा है। हम सबकी सामने है, हम सब देख रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह अपने आप को करेक्ट कर रही है, कनेक्ट कर रही है जनता के साथ, ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो जगह है वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी शांत नहीं बैठी हुई, वो इस यात्रा को बहुत नजदीकी से, बारीकी से विश्लेषण कर रही है। और उसी का परिणाम है कि कभी कंटेनर तो कभी टी शर्ट चर्चा में आता है। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, सारे दाव उल्टे पड़ रहे हैं। अब उंगली माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ भी उठना शुरू हो गई है। जब से टी शर्ट चर्चा में आई है, तब से मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जिस टी शर्ट को मुद्दा बनाया जा रहा है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कपड़ों का, उनके सूट का जो खर्च है, वो पहले भी मीडिया में सुर्खियों में आता रहा है। और एक सूट तो बहुत चर्चित हुआ था, उसकी कीमत भी, जहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को फकीर कहते हैं, वहीं दूसरी ओर जो अपने ऊपर खर्चा हो रहा है, कपड़ों पर, यात्राओं पर, जहाज बदल देना, आवास बदलने, और आवास में बहुत सारी चीजें जो बदलाव हो रहे हैं, वो जनता बड़े नजदीक से देख रही है। ऐसे में मैं समझता हूं, राहुल गांधी की टी शर्ट को जिस तरीके से मुद्दा बनाया गया, वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रेस कोड और खर्चे पर आरटीआई के जवाब को कोट किया जा रहा है। कुछ लोगों ने आरटीआई के जरिए पूछा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रेस पर और उस पर कितना खर्च होता है, उसको कोट किया जा रहा है। खैर, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हम कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, जन सैलाब उमड़ रहा है, वो 2024 में काफी कुछ उलटफेर के संकेत दे रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अभी कुछ राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, उनके परिणाम बताएंगे कि ये यात्रा कितनी कारगर रही या रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसका कोई प्रभाव होगा ही नहीं। क्यों? यात्राओं का इतिहास रहा है। जब भी यात्राएं, चाहे वो अडवाणी जी की रथ यात्रा से लेके और भी जितनी यात्राएं भारत में हुई हैं, सबके सकारात्मक परिणाम हम सब ने देखे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतिहास में क्या कीर्तिमान स्थापित करेगी, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना निश्चित है कि 2024 2019 से इतर होगा। जिस तरीके से 2019 में एक हवा थी, एक माहौल था, और बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी, केंद्र की सत्ता में। 2024 में मुद्दे बहुत सारे हैं, और विपक्ष भी, मुझे ताज्जुब होता है, जिस शिद्दत के साथ मैदान में उतर रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अभी से 2024 की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी या माननीय प्रधानमंत्री, उनके जहन में भी कुछ न कुछ जरूर चल रहा होगा
आज जो परिदृश्य है उसमें जो प्रश्न उठ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आपसी भाईचारा, वैचारिक प्रश्न हैं और उनके जवाब बीजेपी को ढूंढने होंगे। केरल की जहां तक हम बात करते हैं, बीजेपी सबरीमाला आंदोलन के बाद कोई उस तरह का और एक नया मुद्दा केरल में नहीं ला पाई है और केरल में ये कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है और आंकड़े भी इस ओर इशारा करते हैं। कांग्रेस और उसका गठबंधन वहां मजबूत स्थिति में है। प्रयास होना चाहिए था बीजेपी की तरफ से उसमें सेंध लगाने का, लेकिन उस तरह का कोई प्रयास देखने को मिला नहीं। और यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मैं देख रहा हूं एक बार को कांग्रेस रिकॉर्डिंग में या यात्रा का एनालिसिस करने में कुछ कमी कर सकती है, लेकिन बीजेपी हर पल की रिकॉर्डिंग और हर पल यात्रा का मूल्यांकन बड़ा बारीकी से पैनी नजर भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी की है। सार्वजनिक मंचों से माननीय अमित शाह और दूसरे नेताओं ने मीडिया के सामने भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट करना शुरू कर दिया है। कई बार यह भी देखा गया है कि आलोचना से भी फायदा होता है। जिस तरह से मैंने कहा कि 2019 में सबरीमाला आंदोलन अपने पीक पर था, मीडिया में छाया हुआ था और ऐसी उम्मीद लग रही थी, ऐसी उम्मीद जग रही थी कि केरल में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन इसके उलट न तो कोई वोट परसेंट बढ़ा, न सीटें मिल पाई थी। ऐसे में अन्य राज्यों में भी मैं देख रहा हूं, बिहार में नीतीश कुमार पूरी शिद्दत के साथ विपक्षी एकता के लिए प्रयासरत हैं और वहां जो गठबंधन हुआ है वो भी बीजेपी का जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। तो बिहार में संभावनाएं बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही। वहां बंगाल में ममता दीदी और केंद्र की राजनीति में रखकर अपने आप को प्रधानमंत्री पद की दावेदार मानते हुए जो बीजेपी का स्पेस है, वहां वो भी बीजेपी के स्पेस को खत्म करने में ममता दीदी कोई कसर नहीं छोड़ रही। वही एंटी इनकम्बेंसी अमूमन देखा जाता है सत्ता पक्ष के खिलाफ, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है। 2014-2019 में जो वायदे बीजेपी द्वारा किए गए थे, चाहे वो आदर्श गांव योजना हो, स्मार्ट सिटी की योजना हो या रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, आज वो सारे वायदे बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अंदर अंदर, बाहर से कोई बोले या ना बोले, लेकिन अंदर अंदर मंथन जनता में चल रहा है। मैं समझता हूं बीजेपी बखूबी इन सब पर नजर रखे हुए है। ऐसे में कांग्रेस की सक्रियता, राहुल गांधी का सड़क पर आना, पद यात्रा करना, जनता के साथ संवाद कायम करना, ये सब चीजें, ये सारी कवायद बीजेपी को घेरने के लिए। तो जैसा मैंने कहा, विपक्ष 2024 की तैयारी में अभी से जुटा है और बीजेपी को घेरने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। ये अलग बात है कि जो गठबंधन होते हैं, एकजुटता के जो वायदे होते हैं, हर इलेक्शन में होते हैं और वायदे वायदे रह जाते हैं। यथार्थ में कोई भी
विपक्षी गठबंधन मूर्त रूप नहीं ले पाता है। प्रियंका गांधी जब ज्वाइन करेंगी भारत जोड़ो यात्रा को, तो मैं समझता हूं राहुल के साथ प्रियंका होंगी तो इस यात्रा को और मजबूती मिलेगी। क्यों? प्रियंका का जनता के साथ संवाद स्थापित करने का कोई सानी नहीं है। वो हर पल को, हर क्षण को किस तरह भुनाना है, उसमें अच्छी तरह माहिर हैं। ऐसे में बीजेपी को चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा, और मैं समझता हूं बीजेपी चिंतन और मंथन कर भी रही होगी। परिस्थितियां हम सबके सामने हैं। 2014, 2019 और 2024 आने वाला है। हम केरल की बात कर रहे थे। तिरुवनंतपुरम सीट, यहां से चुनाव लड़ने वाले पार्टी के उम्मीदवार कुम्मानम राजशेखर, बहुत ज्यादा उम्मीदें बीजेपी को थी, लेकिन वहां पर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म बीजेपी नहीं कर पाई है। आगे जिन जिन प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा बढ़ेगी, राज्यों में क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएंगी, सबकी नजर इस यात्रा पर रहेगी। और मैं समझता हूं अगर बदतर स्थिति होती है तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं, और बीजेपी का जो मात्र संगठन आरएसएस है, वो भी शांत नहीं बैठेगा, आकलन करेगा परिस्थितियों का और कुछ कठोर निर्णय आरएसएस भी ले सकता है। बिना आरएसएस के बीजेपी का वजूद, मैं समझता हूं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्यों? कि जमीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तय करता है। शाखाओं को बढ़ाकर जनता के साथ संवाद स्थापित कर, और जो प्रयोग हैं आरएसएस के, माननीय नरेंद्र मोदी भी उसी प्रयोग का परिणाम है। और जिस तरीके से गुजरात एक अहम प्रदेश है और प्रयोगशाला रहा है बीजेपी की, वहां के जो हालात निकल कर आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंता पैदा करते हैं। वहां असंतोष, एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर जनता में साफ दिख रहा है। परिदृश्य बदलने के लिए जनता आतुर दिखती है। ऐसे में आरएसएस कुछ और फैसले भी ले सकता है। जिस तरीके से हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में, रायपुर में आरएसएस की बैठक से पहले कई राज्यों के पर्यवेक्षक बदले गए और बीजेपी पर जो बहुत सारे प्रश्न आरएसएस द्वारा खड़े किए गए थे, उनके कुछ उत्तर मिले भी हैं। पहली बार कई ब्राह्मण चेहरों को आगे लाया गया, जिम्मेदारियां दी गई हैं, कई राज्यों का पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। और ऐसे कुछ बदलाव भविष्य में 2024 से पहले देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, हर प्रदेश का हम विश्लेषण करेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय से अवगत कराएं। यूएनएन भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम इसी तरह की सटीक जानकारियां जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ेगी आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।